नमस्कार दोस्तों, मैं स्वतंत्र कुमार आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पिछली क्लास में क्या क्या समझा था वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है सीमेंट के इंग्रेडिएंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कुल हमने 7 इंग्रेडिएंट डिस्कस किए थे। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, सल्फर, मैग्नीशियम और अल्कलीज। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और मैंने कुछ इंग्रेडिएंट के मैकेनिज्म को डिस्कस वहीं पे कर लिया था। कुछ इंग्रेडिएंट के मैकेनिज्म को डिस्कस करने के लिए मैंने बोला था कि हम उसको जब आगे क्लास देखेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा थोड़ा हम लोग जो जो मैकेनिज्म हमने छोड़ रखा था उसको भी देखेंगे। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा बोक्स कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम बोक्स सीमेंट के बोक्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम बोक्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अब देखिए बोक्स कंपाउंड क्या होता है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब हम कैलकेरियस और आर्जिलेसियस कंपाउंड को मिक्स करते हैं, इंटरग्राइंड करते हैं, बर्न करते हैं एक डेफिनेट टेम्परेचर पे, तो हमें एक प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम सीमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो जो सीमेंट के पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, जब हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे तो वहां हम आराम से देखेंगे कि कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीज़ों में, कि कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कितनी बार इंटरग्राइंड करते हैं, कितने साइज तक इंटरग्राइंड करते हैं, तो वो सब चीज़ें वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि हम जब कैलकेरियस कंपाउंड और आर्जिलेसियस कंपाउंड को आपस में जो है इंटरग्राइंड और मिक्स करते हैं और फिर बर्न करते हैं, तो वो आपस में जो है फ्यूज होते हैं। आपस में फ्यूज होकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बोक्स कंपाउंड। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो सीमेंट जो फाइनली बन के निकलता है, या जो सीमेंट के पार्टिकल होते हैं, या कह सकते हो कि जो बैग्स में सीमेंट उपलब्ध होते हैं, वो सीमेंट कुछ नहीं, केवल वो क्या होते हैं, बोक्स कंपाउंड के ही पार्टिकल होते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो सीमेंट का फाइनल प्रोडक्ट मिल्क बनता है वो क्या होता है, हमारा बोक्स कंपाउंड होता है। ठीक है, ओके। तो सीमेंट का ये प्रोडक्ट बन के आया, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वही सीमेंट की प्रॉपर्टी होगी। और सीमेंट ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, या जो ये बोक्स कंपाउंड बना रहा है, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, ये जो कुछ भी प्रॉपर्टी दिखाएगा वही सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर आएगी, सीमेंट के अंदर आएगी। तो यानी हम यहां से कह सकते हैं कि बोक्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टी पाई जाएगी, बोक्स कंपाउंड के अंदर जो भी प्रॉपर्टी पाई जाएगी, वही प्रॉपर्टी सीमेंट के लिए, सीमेंट की प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होगी। यानी सारी सीमेंट की प्रॉपर्टी उसी बोक्स कंपाउंड के द्वारा ही आती है। ठीक है, ओके। तो हम बारी बारी से देखते हैं कि सीमेंट के कितने बोक्स कंपाउंड हैं, क्या क्या हैं, उनके परसेंटेज क्या हैं, वो क्या क्या प्रॉपर्टी इंपार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, हम इनको जो है क्रम वाइज देखेंगे। तो यहां पर जैसा कि हमने बताया, तो लिखा हुआ कि व्हेन ऑल द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एज मेंशन्ड आर इंटरग्राइंडेड एंड बर्न्ट, they fuse with each other, they fuse with each other, they fuse with, यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, they fuse with each other each other and lead to the formation of complex chemical compound। अब देखिए यहां पे क्या क्या कि जब जब इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स किया, सीमेंट के इंग्रेडिएंट कौन से, जो वो सातों इंग्रेडिएंट पढ़े हैं, और हमने वहीं पे डिस्कस किया था कि वो जो इंग्रेडिएंट हैं वो अलग से नहीं मिलाए जाते, वो आर्जिलेसियस कंपाउंड और कैलकेरियस कंपाउंड के फॉर्म में आपस में मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहां कह सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट लिखा हुआ ये आपका क्या है, कैलकेरियस कंपाउंड या आर्जिलेसियस कंपाउंड है, जिसको हमने इंटरग्राइंड किया और बर्न किया, तो वो आपस में फ्यूज होकर एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बोक्स कंपाउंड।
इन केमिकल कंपाउंड्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बोक्स ने, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड का नाम जो है बोक्स के नाम पे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। which in turn actually responsible for all properties of cement। जैसा मैंने बोला कि आपका जो सीमेंट फाइनल बन के आ रहा है वो क्या है, वो बोक्स कंपाउंड ही है। तो बोक्स कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी जिम्मेदार होगी सीमेंट की प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो बोक्स कंपाउंड की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी किसके लिए जिम्मेदार होगी, सीमेंट के लिए जिम्मेदार होगी, ठीक है। द बोक्स कंपाउंड्स स्टार्ट्स देयर एक्टिविटी कम इनटू द एक्शन। कब अपना काम करता है, जब वो सीमेंट वाटर के साथ मिक्स होता है और हाइड्रेशन रिएक्शन बनता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो बोक्स कंपाउंड है या ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कब बना, जो सीमेंट के इंटरग्राइंडेड और बर्न होने के सीमेंट कैलकेरियस और आर्जिलेसियस कंपाउंड के इंटरग्राइंड और बर्न होने के बाद बना है, ठीक है। वो कब काम करना शुरू करता है, वो एक्शन में कब आता है, जब उसको पानी के साथ हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं तो वो हाइड्रेशन रिएक्शन बनाता है। यहां पर एक चीज ध्यान देंगे कि हमने पहले लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हाइड्रेशन जो होता है वो होता है रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। यानी ये जो बोक्स कंपाउंड है जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तभी अपना एक्शन या अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो बोक्स कंपाउंड क्या था, आर्जिलेसियस और कैलकेरियस कंपाउंड को इंटरग्राइंड किया, बर्न किया एक डेफिनेट टेम्परेचर पे। वो टेम्परेचर क्या होगा वो आगे हम देखेंगे। तो ये आपस में फ्यूज होकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बोक्स कंपाउंड। बोक्स कंपाउंड ही सीमेंट की प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होते हैं, ओके। और ये कब अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे या कब अपने एक्शन में आएंगे, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी जब ये आप हाइड्रेशन करेंगे तब ये जो है प्रॉपर्टीज रिएक्शन मतलब एक्शन में आएंगे, एक्टिविटी उनकी दिखाई देगी, ओके। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बोक्स कंपाउंड्स हमारे देखे गए या बोक्स ने कौन कौन से बोक्स कंपाउंड को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो बोक्स कंपाउंड यहां पर देखेंगे तो बोक्स कंपाउंड कुल 4 तरह के होते हैं। चार तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेंशन किए हैं बोक्स ने, और यही 4 तरह के कंपाउंड जो है हमारे सीमेंट के प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जो पहला कंपाउंड है जिसको हम बोल सकते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यानी जिसको हम और क्या बोलते हैं एलाइट, और क्या बोलते हैं एलाइट बोलते हैं। और उसका जो केमिकल नाम है वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम मतलब 3 कैल्शियम, यानी ट्राई कैल्शियम देखिए यहां पर देखेंगे तो 3 मोल है कैल्शियम ऑक्साइड के और 1 मोल है सिलिका ऑक्साइड का, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको बोल रहे हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और इसका एब्रीवेशन देखेंगे तो एब्रीवेशन है C3S, C3S इसका एब्रीवेशन है। तो इसको जो ये नाम दिया था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये नाम दिया था बोक्स ने। ये नाम किसने दिया था, बोक्स ने। और ये इसका एब्रीवेशन है। और उसको एलाइट नाम दिया था, आप कह सकते हो एस्पेडिन ने, ली चैटेलियर ने उसका नाम क्या रखा था, एलाइट रखा था। और बोक्स ने क्या नाम रखा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये पहला कंपाउंड है आपका। दूसरा कंपाउंड है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम मतलब 2, डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसमें देखेंगे तो 2 मोल हैं आपके लाइम के और 1 मोल है सिलिका डाई ऑक्साइड का। इसका एब्रीवेशन होता है C2S, C2S इसका एब्रीवेशन है। और इसको और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, हम बेलाइट बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, बेलाइट। यानी C2S को क्या बोला जाता है, बेलाइट, और C3S को क्या बोला जाता है, एलाइट बोला जाता है, ओके। ये एलाइट नाम किसने दिया था, ली चैटेलियर ने नाम दिया था। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट नाम किसने दिया था, ये बोक्स ने दिया था। डाई कैल्शियम सिलिकेट नाम किसने दिया था, बोक्स ने दिया था। बेलाइट किसने बोला था, ली चैटेलियर ने बोला था, एस्पेडिन ने बोला था। फिर उसके बाद जो तीसरा बोक्स कंपाउंड है वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। यहां पर 3 मोल है लाइम के और 1 मोल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, 1 मोल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जिसका एब्रीवेशन है C3A। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, हम सेलाइट बोलते हैं, ओके। C3A को क्या बोलते हैं, हम सेलाइट बोलते हैं। चौथा बोक कंपाउंड है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो, सॉरी
टेट्रा कैल्शियम, यहाँ पे एल्यूमिनो होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो, एल्यूमिनो फेराइट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ओके, टेट्रा मतलब चार, यहां पे 4 मोल है लाइम के, 1 मोल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और 1 मोल है फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, तो इसका एब्रीवेशन होता है C4AF और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फेलाइट। ओके, तो आपका जो आपका एक बार देख लेते हैं, जो आपका C3S है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उसको बोला जाता है एलाइट। टाई कैल्शियम सिलिकेट, इसको बोला जाता है बेलाइट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको बोला जाता है सेलाइट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट को बोला जाता है फेलाइट। ओके, अब हम जो है ये हमने बॉक्स 4 बॉक्स कंपाउंड देखे, हर एक बॉक्स कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो तभी हमको पता चलेगा कि वो सीमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी दे रहा है। और मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था कि कुछ इंग्रेडिएंट के मैकेनिज्म हमने वहीं पर डिस्कस कर लिए थे, और कुछ इंग्रेडिएंट के मैकेनिज्म मैंने कहा था कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो वैसे वैसे उनका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज बॉक्स कंपाउंड देते हैं और क्या मैकेनिज्म वो इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले बॉक्स कंपाउंड से। हम जो सबसे पहले बॉक्स कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। मैंने ये क्रम पहले इसलिए लिया क्योंकि इसका जो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन के बेसिस पे कि कौन पहले रिएक्शन करता है कौन बाद में रिएक्शन करता है, उसके आधार पे मैं ये क्रम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो है C3A को उठाया है। ठीक, तो अभी समझ में आ जाएगा कि C3A को पहले क्यों उठाया, क्यों पहले समझना, तो ऐसा कोई क्रम नहीं है, सब एक साथ ही बनते हैं, और तो इसका कोई क्रम नहीं है। हम पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका एब्रीवेशन है C3A और इसको क्या बोला जाता है, सेलाइट। इसका परसेंटेज होता है 4 to 14%, 4 से लेके 14% ये होता है। इसका एब्रीवेशन है C3A और बोलते क्या है, सेलाइट बोलते हैं। ठीक है, ये जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ये जो है विद इन 24 आवर इसका जो है हाइड्रेशन हो जाता है या हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी 24 घंटे में ही इसका हाइड्रेशन हो जाता है। इसलिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्लैश सेटिंग के लिए। ठीक है, इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका जो हाइड्रेशन है वो क्या होता है, 24 घंटे में हो जाता है। ठीक है, ओके, तो इसका हाइड्रेशन 24 घंटे में हो जाता है, इसलिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लैश सेटिंग के लिए, फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब फ्लैश सेटिंग का क्या मतलब है, फ्लैश सेटिंग का मतलब ये है इमीडिएट सेटिंग या इंस्टेंट सेटिंग। ओके, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम हीट ड्यूरिंग इट्स हाइड्रेशन। ये जो है सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जब इसका हाइड्रेशन होता है, यानी एक तरह का क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं यहां पे। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे ज्यादा हीट इवॉल्व करता है, यानी इससे सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी दो बातें हुई, पहला कि ये जो है 24 घंटे के अंदर ही हाइड्रेशन इसका हो जाता है, दूसरा ये सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब इसके फंक्शन क्या है, क्या क्या काम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। ओके, फ्लैश सेटिंग यानी ये तुरंत सेट कर जाता है, यानी फ्लैश सेटिंग का मतलब है कि इसकी सेटिंग जो है वो तुरंत हो जाती है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग का मतलब समझते हैं थोड़ा सा, फ्लैश सेटिंग क्या है। फ्लैश सेटिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग, फ्लैश सेटिंग का मतलब है इंस्टेंट सेटिंग, इंस्टेंट सेटिंग
या कह सकते हैं इमीडिएट सेटिंग, इमीडिएट सेटिंग। ओके, यानी ये तुरंत 24 घंटे के अंदर रिएक्शन कर गया, तो ये क्या करता है, फ्लैश सेटिंग करता है, इमीडिएट सेटिंग करता है। तो हमने जब सीमेंट का इंग्रेडिएंट पढ़ा था, वहां हमने बोला था कि एल्यूमिना जो है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है। तो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी किसके कारण आ रही है, ये इसी फ्लैश सेटिंग प्रॉपर्टी, यानी ये जो C3A है, ये 24 घंटे के अंदर हाइड्रेशन कर जा रहा है, जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, फ्लैश सेटिंग की प्रॉपर्टी आ रही है, यानी क्विक सेट हो जा रहा है, यानी इसके अंदर सेटिंग की प्रॉपर्टी तुरंत दिखाई दे रही है, यानी ये तुरंत सेट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे मैंने बोला था कि एल्यूमिना क्या है, क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका मैकेनिज्म यहां से निकल गया था कि ये फ्लैश सेटिंग है, तुरंत सेट कर जाता है। ठीक है, और अगला बात क्या है इसमें देखते हैं। नो कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये केवल सेटिंग करा रहा है। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि सेटिंग का मतलब ये होता है कि वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर दे, उसमें कोई लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं आती है। ओके, तो इसलिए ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, स्ट्रेंथ में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या क्या दिक्कत करेगा उसको समझते हैं। रिड्यूस इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी ये 24 घंटे के अंदर इसका हाइड्रेशन हो जा रहा है, जिसके कारण इसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। ठीक है, रिड्यूस स्ट्रेंथ बाय इनहिबिटिंग कंप्लीट हाइड्रेशन। ठीक है, प्रोड्यूसेस हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लीड्स टू द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ये बात यहां पे हमने देखी थी। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस करने के कारण क्या होता है कि ये उसमें क्रैक्स, यानी जहां पर ये रिएक्शन करेगा जिस सरफेस के ऊपर, या ये कह सकते हैं कि जब ये सीमेंट सेट होगा तो सेटिंग के दौरान इसमें क्या होगा, क्रैक्स दिखाई देगा। ठीक है, क्रैक्स ओवर द सरफेस ड्यूरिंग सेटिंग प्रोसेस, सेटिंग प्रोसेस के दौरान इसमें क्या होगा, क्रैक्स के डेवलपमेंट होंगे। ठीक है, इट आल्सो रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। ये क्या करता है कि अपना जो है, ये अपने रेजिस्टेंस, यानी सल्फर के अटैक के कारण जो रेजिस्टेंस है, मतलब सल्फर के अटैक के विरोध में जो रेजिस्टेंस है उसको भी क्या कर देता है, कम करा देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि C3 अगर ज्यादा होगा तो सल्फर का अटैक भी ज्यादा होगा। ओके, तो ये जो डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, इनको थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर रहा है, कैसे क्रैक डेवलप करा रहा है, कैसे सल्फर अटैक करेगा। ठीक है, इन सारी बातों को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, समझते हैं पहले इस बात को। जब C3A वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी जब C3A का हाइड्रेशन होता है तो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होता है, यानी हीट बहुत ज्यादा निकलता है। जब हीट बहुत ज्यादा निकलेगा तो जो आपने पानी सीमेंट को दिया है हाइड्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो वो वाटर जो सीमेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इस हीट के कारण उन सब वाटर्स का क्या हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा। वो वाटर क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। तो जब वो वाटर वेपोराइज हो जाएंगे तो सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा, पानी जब गायब हो जाएगा, पानी जब हट जाएगा तो उनके वायर्स के बीच में खाली स्थान बचेगा। क्या हुआ, वाटर जो जगह घेर रखा था वो वाटर क्या हो गया, वेपोराइज हो गया। अब जब वो वाटर वेपोराइज हो गया तो वहां पर क्या बचेगा, वायर्स बचेंगे। अब ये वायर्स क्या करते हैं, सेटिंग के दौरान क्रैक्स डेवलप कराते हैं। क्योंकि क्या हुआ, जब ये वायर्स क्रिएट हुआ, जब ये पानी इवापोरेट होकर चला गया और जब ये वायर्स क्रिएट हुआ तो इस वायर क्रिएशन के कारण इसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी वॉल्यूम में चेंज हो, वॉल्यूम जब या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, जब भी ऐसा होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो सीमेंट या तो क्या होगा, मेंबर्स में क्रैक्स जनरेट होंगे। तो सेटिंग के दौरान क्या होता है कि जब वाटर वेपोराइज हो जाता है, C3A रिएक्शन किया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। वो हीट क्या करता है, जो पानी आपने रिएक्शन से ले दिया था
उन पानी को क्या करता है, वेपोराइज करा देता है। और जब वो वाटर वेपोराइज कर जाएगा तो सीमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जब सीमेंट का वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो वॉल्यूम में जब भी कमी आएगी तो क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होंगे। क्योंकि ये वॉल्यूम में रिडक्शन हम परमिसिबल नहीं करते, तो क्या होगा, उसके ऊपर क्रैक्स डेवलप होगा। यानी ये बात हुई कि यार जब सीमेंट जब सेट करता है तो क्या करता है, क्रैक्स डेवलप कराता है। क्यों डेवलप कराता है, क्योंकि यहां पर हीट इवॉल्व होता है, मैक्सिमम हीट जनरेट होता है। उस हीट के कारण क्या होता है, वॉल्यूम में रिडक्शन आता है। दूसरी बात, जब ये हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जब ये हीट जनरेट हो रहा है और वाटर वेपोराइज हो रहा है, तो सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए जो पानी आपने दे रखा था, जो पानी आपने सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए प्रोवाइड कर रखा था, वो पानी जो है वेपोराइज हो गया। तो सीमेंट के पास पानी की कमी हो जाती है। जब ये पानी की कमी हो जाएगी तो सीमेंट का जो हाइड्रेशन है वो हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। और जब ये सीमेंट का हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तो सीमेंट अपना पूरा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने आपको ध्यान होगा कि जब हमने एल्यूमिना डिस्कस किया था तो हमने बोला था कि अगर ये एक्सेस में हुआ तो सीमेंट को वीक करा देगा। तो वीक कराने का रीजन क्या है, वीक कराने का रीजन ये है कि जब ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो वाटर वेपोराइज कर जा रहा है, और वाटर जब वेपोराइज कर जाएगा तो आपके लिए हाइड्रेशन के लिए जो वाटर मौजूद है सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए, उस वाटर में कमी आ जाएगी। तो सीमेंट का हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। जब सीमेंट का हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तो स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी। तो ये वजह बनती है या ये मैकेनिज्म बनता है कि जब एल्यूमिना ज्यादा होता है, एक्सेस में होता है, तो वो सीमेंट को क्या कर देता है, वीक करा देता है। यानी क्या बात समझा हमने कि अगर C3A ज्यादा होगा, C3A if C3A is more, अगर C3A ज्यादा होगा, मोर हीट प्रोड्यूस, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, मोर हीट प्रोड्यूस। जब ज्यादा हीट पर प्रोड्यूस करेगा तो वेपोराइजेशन ज्यादा होगा। और जब वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो वॉल्यूम रिडक्शन भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रिडक्शन मोर, वॉल्यूम में रिडक्शन ज्यादा हो जाएगा। और जब वॉल्यूम में रिडक्शन होगा तो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। और ये क्रैक्स आने नहीं चाहिए, क्योंकि क्रैक्स आता है तो फाइनली क्या कराता है, वो मेंबर का डिसइंटीग्रेशन कराता है। तो क्रैक्स भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। एक बात ये हमने समझी। दूसरी बात क्या समझा हमने कि C3A अगर ज्यादा हुआ तो वाटर वेपराइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है। और जब वाटर वेपराइजेशन ज्यादा होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो जाएगी। जब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम हो जाएगी तो हाइड्रेशन भी क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कम हो जाएगा। और हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कम हो जाएगा तो स्ट्रेंथ भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये दो मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए। पहला मैकेनिज्म हमने ये डिस्कस किया कि सीमेंट अगर C3A ज्यादा होगा, अगर एल्यूमिना ज्यादा होगा तो C3A ज्यादा बनेगा। C3A ज्यादा बनेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा हाइड्रेशन के दौरान, सेटिंग के दौरान। जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो वॉल्यूम में रिडक्शन कब ज्यादा आएगा, वॉल्यूम में रिडक्शन ज्यादा आएगा तो क्रैक्स ज्यादा जनरेट होंगे, और क्रैक्स ज्यादा जनरेट होंगे तो फाइनली वो मेंबर को क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट करा देगा। दूसरा मैकेनिज्म हमने ये डिस्कस किया कि जब C3A ज्यादा होगा तो वाटर वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, और आपने जो हाइड्रेशन के लिए पानी डाल रखा है वो पानी में कमी आ जाएगी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी पानी में कमी आ गई, जो हाइड्रेशन के लिए चाहिए था वो पानी में कमी हो गई, तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब सीमेंट का हाइड्रेशन ही नहीं होगा तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म निकल के आता है कि एल्यूमिना जो है अगर एक्सेस में होगा तो सीमेंट को क्या कर देता है, वीक कर देता है। ठीक है, अब दूसरा मैकेनिज्म ये है कि अगर C3A ज्यादा हुआ, C3A अगर ज्यादा हुआ तो सल्फर का अटैक भी ज्यादा हो जाएगा। अब उस सल्फर के अटैक से क्या होगा उस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में एक चीज डिस्कस किया था कि एक जनरल टर्म में हमने डिस्कस किया था कि अगर लाइम और एल्यूमिना पे ये सल्फर क्या करता है, सल्फर अटैक करता है और एक कंपाउंड बनाता है। मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड एक्स कंपाउंड या वाई कंपाउंड जो भी बना रहा है, ठीक है, एक कंपाउंड बनाता है, नहीं एक स्पेस कंपाउंड मान लेते हैं, कोई कंपाउंड बनाया, ठीक है, इस कंपाउंड का वॉल्यूम जो है वो मान लेते वी डैश है और इसका वी है। तो हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि वी डैश जो है वो वी से ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, अब इसको थोड़ा समझते हैं, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, सल्फर का अटैक कैसे हो रहा है। तो होता क्या है कि जब आपका C3A मैग्नीशियम सल्फेट यानी सल्फर से जब भी भेंट करेगा, जब भी सल्फर से इसकी मुलाकात होगी तो ये C3A मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा और बनाएगा C3SUA, हमने एब्रीवेशन में लिखा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ये जो ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट है इसका जो वॉल्यूम, सपोज दैट इसका वॉल्यूम है V डैश, ठीक है, और C3A का वॉल्यूम है V। तो देखा ये गया है ऑब्जर्वेशन से कि जो V डैश की जो वैल्यू होती है वो 227%, ठीक है, ऑफ V होती है। ओके, यानी V डैश का जो वॉल्यूम है, यानी C का जो कंपाउंड बन रहा है सल्फर के अटैक के बाद, ये क्या किया, ये सल्फर है, सल्फर क्या किया, जब भी उसको लाइम और एल्यूमिना देखा तो सल्फर क्या करेगा, लाइम और एल्यूमिना पे अटैक करेगा, यानी C3A पे अटैक किया। अटैक करने के बाद एक कंपाउंड बनाया ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। इस ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट का जो वॉल्यूम है वो लगभग जो है 227% ज्यादा होता है C3A के वॉल्यूम से, यानी ये ह्यूज वॉल्यूम क्या करेगा, ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सल्फर है वो जब भी उसको C3A दिख जाएगा वो उस पर अटैक करेगा और वॉल्यूम को बढ़ाएगा, और वॉल्यूम का बढ़ना ही क्या कहलाता है, अनसाउंडनेस कहलाता है। तो हमने वहां पर लास्ट क्लास में हमने कहा था कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सल्फर कैसे जो है अनसाउंडनेस कॉज कराते हैं। तो अनसाउंडनेस इस तरह से कॉज कराते हैं, वो एक कंपाउंड बनाते हैं C3 ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बनाते हैं जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। वॉल्यूम बढ़ गया यानी ये अनसाउंड हो गया, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम में जैसे ही चेंज आया तो फिर ये फाइनली क्या करेगा, क्रैक्स डेवलप कराएगा और बाद में डिसइंटीग्रेट करा देगा। ठीक है, तो इसलिए C3A अगर ज्यादा हुआ तो सल्फर का अटैक भी ज्यादा होगा, तो सल्फर का अटैक ज्यादा होगा तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट भी ज्यादा होगा, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट भी ज्यादा होगा तो आपका मेंबर फाइनली क्या कर जाएगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएगा। तो आपने यहां पर देखा तो ये एल्यूमिना जो है दो तरह से दिक्कत कर रहा था। एक तो दिक्कत कर रहा था जब हीट प्रोड्यूस करके वॉल्यूम रिड्यूस करा रहा था तब क्रैक्स डेवलप करा रहे थे। एक इसके ऊपर जब सल्फर ने अटैक किया, जब सल्फर का अटैक हो रहा था तो इस सल्फर के अटैक के कारण क्या हुआ, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, और ये वॉल्यूम जब इंक्रीज कर जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, ये क्रैक्स डेवलप कराएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है या ये जो सेलाइट है, ये जो बॉक्स कंपाउंड है, ये बॉक्स कंपाउंड केवल और केवल नुकसान करा रहा है, चाहे वॉल्यूम रिड्यूस करा के, चाहे वॉल्यूम को बढ़ा के सल्फर अटैक के कारण, या तो सीमेंट के हाइड्रेशन को रोक के। सीमेंट के हाइड्रेशन को रोक के मतलब उसके पानी को, हाइड्रेशन में जो आपने वाटर दे रखा था हाइड्रेशन के लिए, उस वाटर को वेपराइज करा के हाइड्रेशन को क्या कर देता है, कम करा देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो C3A है या जो C3A बॉक्स कंपाउंड है
ये केवल और केवल कैसा इंग्रेडिएंट है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। ये केवल और केवल क्या कराता है, नुकसान ही कराता है आपके सीमेंट का, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है हार्मफुल बोक्स कंपाउंड। हार्मफुल बोक्स कंपाउंड कौन है, C3A। C3A हार्मफुल बोक्स कंपाउंड होता है, ठीक है। अब एक चीज हमने और डिस्कस की थी जिसको हमने कहा था फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग को थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कि फ्लैश सेटिंग क्या है, ठीक है, और इससे कैसे बचना है, ठीक। अब बात करते हैं फ्लैश सेटिंग। इसको नोट के फॉर्म में हम समझ सकते हैं, नोट। फ्लैश सेटिंग, फ्लैश सेटिंग का मतलब है इंस्टेंट सेटिंग, या कह सकते हैं इमीडिएट सेटिंग, ठीक है। यानी ये जैसे ही वाटर मिलता है इसको, ये तुरंत क्या कर देता है, अपना हाइड्रेशन शुरू कर देता है। तो विद इन 24 आवर इसके हाइड्रेशन होते हैं, तो इससे ये फ्लैश सेटिंग की प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है, ठीक है। अब मैंने एक टर्म और जब सीमेंट के इंग्रेडिएंट पढ़ रहे थे हमने कहा, एक वहां पे एक बात डिस्कस की थी कि जो कैल्शियम सल्फेट है या जो जिप्सम है, वो जिप्सम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म भी यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होता है। तो देखो, मान लेते हैं कि ये जो है हमारा C3A का क्लिंकर है, यानी C3A का पार्टिकल है, ठीक है। ये C3A के पार्टिकल्स हैं। अब इन C3A के पार्टिकल्स पे जब हम जो है जिप्सम को डालते हैं या कैल्शियम सल्फेट को डालते हैं, तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है, ये कैल्शियम सल्फेट ये कैल्शियम सल्फेट इसके ऊपर इस C3A के पार्टिकल के ऊपर क्या करता है, एक लेयर बना लेता है, ठीक है। ये लेयर किसका होता है, CaSO4 का, ठीक है। इनके ऊपर क्या करता है, ये एक लेयर बना लेता है, ठीक है। ये इस तरह से एक लेयर बना लेता है। तो जब आप इसका इंटरेक्शन वाटर के साथ कराते हैं, तो जैसे ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इनके वाटर का डायरेक्ट इंटरेक्शन क्या कर देता है, ये रोक देता है। जब आपने इसमें पानी मिलाया, जब C3A में या जब सीमेंट में आप पानी मिलाते हैं, तो इस पानी का जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन C3A के साथ ये जिप्सम क्या कर देता है, या ये कैल्शियम सल्फेट रोक देता है। तो जब ये डायरेक्ट इंटरेक्शन रोक दिया, तो ये C3A वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाता है। जब ये वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये इसके रिएक्शन जब रुक जाएगी, तो ये हाइड्रेशन को शो नहीं करेगा। जब हाइड्रेशन को शो नहीं करेगा, तो इसकी सेटिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी। लेकिन ये जो लेयर है, ये लेयर कुछ समय बाद अपने आप क्या हो जाता है, जब मिक्स करते हैं तो ये लेयर क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये लेयर परमानेंट नहीं रहता, ये टेम्पोररी लेयर होता है। ये लेयर कुछ समय बाद टूट जाता है, जिससे इस जिप्सम का केवल और केवल प्रभाव किस पे पड़ता है, इनिशियल सेटिंग टाइम पे पड़ता है। फाइनल सेटिंग टाइम पर ये किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। ओके, तो यानी C3A का जो सेटिंग प्रोसेस है वो किसने रोका, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट ने रोका। तो ये मैकेनिज्म बनता है कि कैल्शियम सल्फेट जो है कैसे जो है इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाया इसने, जो जिप्सम था, जिप्सम ने C3A पार्टिकल के ऊपर एक लेयर बना लिया। वो लेयर जो है पानी के तुरंत इंटरेक्शन को, पानी के डायरेक्ट इंटरेक्शन को क्या कर देता है, रोक देता है। लेकिन कुछ समय बाद ये जो लेयर जिप्सम का था, या जो लेयर कैल्शियम सल्फेट का C3A के पार्टिकल के ऊपर बना था, वो लेयर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जब ये लेयर ब्रेक हो जाती है, तब ये वाटर क्या होता है, इस C3A से रिएक्ट कर जाता है। तब जो है जाके ये अपना हाइड्रेशन शो करता है। तो इसलिए जो है जो जिप्सम है या जो कैल्शियम सल्फेट है, इसका केवल इनिशियल सेटिंग टाइम पे प्रभाव पड़ता है, फाइनल सेटिंग टाइम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सेटिंग टाइम क्या है, ये हम आगे अभी जब
और क्लास में बढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि सेटिंग टाइम क्या होता है, कैसे उसको निकाला जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लेते हैं कि ये जिप्सम कैसे जो है इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा रहा है। ठीक है, ओके। अब बात ये आती है कि हमको जो इनिशियल सेटिंग टाइम चाहिए, हम इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ा क्यों रहे हैं, क्यों हमको इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़वाना है। देखिए होता क्या है कि अगर हम एक जनरल कंस्ट्रक्शन की बात करें, कोई स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन की बात ना करें, तो जनरल कंस्ट्रक्शन में जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो हमें ज्यादा चाहिए होता है। क्यों ज्यादा चाहिए होता है? क्योंकि जो सीमेंट के साथ हमको काम करना है, जो सीमेंट के साथ हमको काम करने का मतलब यह है कि आप कह सकते हैं कि जो सीमेंट की मिक्सिंग करनी है, जो ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो प्लेसिंग करनी है, कॉम्पैक्शन करना है, फिनिशिंग करनी है, तो ये सारे काम हमको जो है सीमेंट के साथ करने होते हैं। तो इन सारे कामों को करने में क्या होता है, एक समय चाहिए होता है। तो हमको अगर इनिशियल सेटिंग टाइम ज्यादा मिलेगी तो हम सीमेंट के साथ ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम को जनरली ज्यादा रखते हैं। तो उस इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम को मिक्स करते हैं और C3A को कम करा देते हैं। ठीक है, C3A के इंटरेक्शन को हम रोकते हैं जिप्सम को मिला के। इसलिए हमको क्या होता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम, ये क्या होता है, जिप्सम इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ा देता है। और इनिशियल सेटिंग टाइम हमको क्यों ज्यादा चाहिए तो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब इस फ्लैश सेटिंग से मिलता हुआ एक और एनालॉगस टर्म है जिसको हम बोलते हैं फॉल्स सेटिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, फॉल्स सेटिंग बोलते हैं। इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, फॉल्स सेटिंग। ये मिलता जुलता, फ्लैश सेटिंग से मिलता जुलता वो एक टर्म है फॉल्स सेटिंग। अब फॉल्स सेटिंग क्या होता है उसको समझते हैं। जो कैल्शियम सल्फेट है जो हमने सीमेंट में बाहर से मिलाया था, ठीक है, यानी सीमेंट के इंग्रेडिएंट की बात करें तो वहां एक इंग्रेडिएंट आता है कैल्शियम सल्फेट। उसको हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही उसको बाहर से मिलाते हैं। कैलकेरियस अर्जियस कंपाउंड के अलावा भी हम क्या करते हैं, उस कैल्शियम सल्फेट को उसमें मिक्स करते हैं। तो जब हमने कैल्शियम सल्फेट को मिक्स किया था, कैल्शियम सल्फेट को मिक्स करते हैं जिप्सम के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ, सॉरी, इन फॉर्म ऑफ जिप्सम। किस फॉर्म में मिक्स करते हैं? इन फॉर्म ऑफ जिप्सम। जिप्सम के फॉर्म में मिक्स करते हैं। जिप्सम का फॉर्म का मतलब CaSO4 2H2। आप यहां पे देखेंगे तो इस जिप्सम के पास जो है इसका खुद का एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 2H2। तो क्या होता है कि जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। वो टेम्परेचर कितना होता है वो तो आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हम उसको सीमेंट के साथ, जब हम उसको वहां पे मैन्युफैक्चरिंग में इसको मिक्स किया जाता है तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो 2H2O है, ये क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, क्योंकि वहां पर हीट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाता है। तो ये यहां से केवल क्या बचता है, CaSO4 के फॉर्म में सीमेंट के साथ बचा होता है। फिर जब हम क्या करते हैं कि जब सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं, तो जैसे ही सीमेंट में हमने पानी मिलाया तो सीमेंट में पानी मिलाने के बाद ये क्या करता है, ये जो जिप्सम जो अपना वाटर लूज कर दिया था, कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीटली लूज कर देता है, कभी कभी पार्सली लूज करता है, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कितनी थी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो पानी लूज किया था, इसने जो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज किया था, उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को उस पानी के द्वारा जो हमने हाइड्रेशन के लिए सीमेंट में मिलाया, उस पानी से अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूरा करता है। ठीक है, तो जो हाइड्रेशन के दौरान हमने पानी मिला रखा है उसको क्या करता है, ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट करना चाहता है। तो जब ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट करता है तो ये रिजेंबल होता है, जैसे लगता है कि हार्ड हो गया है। ठीक है, ऐसा लगता है कि इसने हार्डनेस गेन कर ली, यानी ये सीमेंट कैसा लगता है, हार्ड होने लगता है, जैसे लगता है कि हार्ड हो गया है। लेकिन ऐसा होता
नहीं है, बस ये क्या करता है अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूरा करता है। तो जब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूरा कर रहा है तो सीमेंट कैसा फील होता है, लगता है कि हार्ड हो गया या सेट हो गया है। अब बात ये होती है कि सीमेंट ये वाला सेट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको पता करना है। तो जब ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन पूरा कर रहा था तो ये सीमेंट सेटिंग जैसा, सेट होने जैसा या हार्डन होने जैसा फील होता है, तो उसी को हम कहते हैं फॉल सेटिंग। यानी ये फॉल सेटिंग क्या है, फॉल सेटिंग है कि ये जो जिप्सम ने या जो कैल्शियम सल्फेट ने अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर दिया था, तो जब हम सीमेंट में पानी मिक्स करते हैं तो उस पानी से अपना ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूरा करता है, तो सेटिंग जैसा फील कराता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉल सेटिंग कहते हैं। सेटिंग हुआ नहीं है, हमें ये फील हुआ, यानी ये हमें गलत फील हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम फॉल सेटिंग कहते हैं। अब ये पता करना है कि सेटिंग हुई है कि फॉल सेटिंग हुई है, ये कैसा पता करेंगे। तो होता क्या है कि अगर सीमेंट वास्तव में एक्चुअली में अगर सेट हो जाएगा, तो आप अगर उसमें वाटर मिक्स भी करेंगे तब भी आप सीमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। अगर सीमेंट अगर वास्तव में सेट हो जाता है या एक्चुअल में अगर सीमेंट सेट हो जाता है, तो उसमें अगर हम फर्दर वाटर और वो ऐड करें, वाटर और ऐड करें उसमें, तो वाटर ऐड करने के बाद भी सीमेंट जो है अपने साथ काम करने नहीं देता, मतलब आप सीमेंट के साथ और कोई काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यहां पर फॉल सेटिंग हुई है, तो जैसे ही आप पानी और बढ़ाते हो या पानी और ऐड करते हो, तो फिर से ये अपनी प्लास्टिसिटी गेन कर लेता है और सीमेंट काम करने लायक हो जाता है। अगर वो इस तरह से बिहेवियर शो किया कि आपने उसमें और वाटर ऐड किया और वो अपनी प्लास्टिसिटी फिर से गेन कर लिया और आप सीमेंट के साथ काम कर पा रहे हो, तो यानी यहां पर क्या हुआ था, फॉल सेटिंग हुई थी। अगर सेटिंग हो गई होती तो आप सीमेंट के साथ और पानी ऐड करने पर काम नहीं कर पाते। ओके, तो ये बात हुई हमारी फ्लैश सेटिंग की और फॉल सेटिंग की। ठीक है, ओके, तो ये बात हमको समझ में आ गई। ये हमारा जो बॉक्स कंपाउंड C3A था, तो C3A के बारे में हमने यही पढ़ा कि C3A क्या करता है, मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है और कैसा इंग्रेडिएंट है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर को लूज करा देता है, सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, अनसाउंडनेस कराता है, क्रैक्स डेवलप कराता है, और जब वाटर को लूज करा देता है तो सीमेंट का स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है क्योंकि सीमेंट हाइड्रेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यानी एक तरह का कैसा है, ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट है। ओके, इतना समझ में आया, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले बॉक्स कंपाउंड की तरफ, जो बिल्कुल ऐसे ही है, इसके जैसा ही है। अगला जो बॉक्स कंपाउंड है जो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, वो है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ओके, तो ये कहता है कि इट आल्सो अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इनटू द सीमेंट। ठीक है, हेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, C3A भी क्या था, विद इन 24 आवर वो रिएक्शन कर रहा था, और वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, फ्लैश सेटिंग के लिए। C4AF भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लैश सेटिंग के लिए, C4AF। ओके, थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, C4AF, सॉरी, इसका एब्रीवेशन है C4AF। ओके, और इसको क्या बोलते हैं हम, फेलाइट, क्या बोलते हैं, फेलाइट। ठीक है, तो ये जो C4AF है, ये C4AF भी क्या होता है, 24 घंटे के अंदर हाइड्रेशन कर लेता है। इट अंडरगोज द हाइड्रेशन विद इन 24 आवर। जब ये 24 घंटे के अंदर हाइड्रेशन कर लेता है, यानी इसकी सेटिंग बहुत जल्दी होती है, तो ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात आती है कि दोनों में, C3A में और C4AF में किसका हाइड्रेशन पहले होता है। तो इस बात को हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है, रेट ऑफ हाइड्रेशन, यानी हाइड्रेशन करने की जो दर है, रेट ऑफ हाइड्रेशन, वो C4AF की ज्यादा होती है C3A की तुलना में। ठीक है, C3A की कंपैरिजन में C4AF का हाइड्रेशन जल्दी हो जाता है।
दोनों 24 घंटे के अंदर रिएक्शन करते हैं। लेकिन कौन पानी के साथ जल्दी रिएक्शन करता है? तो C4AF का रिएक्शन पानी के साथ जल्दी होता है C3A की तुलना में। मतलब इसका हाइड्रेशन C4AF का, यानी फेलाइट का जो हाइड्रेशन है वो C3A से पहले हो जाता है, सेलाइट से पहले हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है इसका C4AF का। फिर कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व टू हैव वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अमॉन्ग्स द ऑल बोक्स कंपाउंड। ठीक है, जो हमने 4 बोक्स कंपाउंड देखे हैं उनमें ये कह रहा है उन सब में से इसकी जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी ये जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, या कह सकते हो कि जो ये स्टिकी नेचर देता है, बाइंड कराता है, अटैच कराता है, ठीक है, ये जो है इन चारों बोक्स कंपाउंड में, जो भी बॉक्स कंपाउंड है उनमें सबसे कम होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके पास सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, इसके पास सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सारे बॉक्स कंपाउंड में सबसे कम सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसके पास होती है? C4AF के पास होती है। ठीक है, इट आल्सो रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ सल्फर। इट हैज नो इंजीनियरिंग यूज। ओके, ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि ये भी क्या करता है? सीमेंट के अगेंस्ट, मतलब सीमेंट ये जो क्या करता है, सीमेंट के अंदर जो रेजिस्टेंस है, सल्फर के अटैक का जो रेजिस्टेंस है, सल्फर के अटैक का जो विरोध करता है, वो ये क्या कर देता है? कम करा देता है, ये कम करता है। ठीक है, C3A भी क्या कर रहा था? सल्फर, C3A पे भी सल्फर अटैक कर रहा था, C4AF पे भी सल्फर अटैक करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ऐसा समझिए कि जब भी लाइम या एल्यूमिना आपको कंबाइंड दिख जाएंगे, लाइम और एल्यूमिना साथ में दिख जाएंगे, सल्फर उन पर अटैक कर जाएगा। इतना मोटा मोटा बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे भी लाइम एल्यूमिना है, C3A में भी लाइम एल्यूमिना था, तो वहां पर क्या किया? सल्फर ने अटैक कर दिया। तो जैसे ही सल्फर अटैक करता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो अनसाउंडनेस कॉज करता है, अनसाउंडनेस हो जाती है तो क्रैक्स डेवलप होता है, क्रैक्स डेवलप होता है तो फाइनली मटेरियल क्या करता है? डिसइंटीग्रेट कर जाता है। अब ये देखते हैं कि ये कैसे जो है सल्फर अटैक कराता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि C4AF इस पे भी क्या करता है? मैग्नीशियम सल्फेट जैसे ही इसको मिला, ओके, C4AF को, तो ये क्या करता है? C4 टेट्राकैल्शियम। ठीक है, ये एक कंपाउंड बनाता है। क्या, कौन सा कंपाउंड बना रहा है? टेट्रा कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनो फेराइट। टेट्रा कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनो फेराइट। इसका मान लेते हैं वॉल्यूम है V डैश और इसका वॉल्यूम है V। तो यहां से भी क्या होता है? V डैश जो है वो ज्यादा निकल के आता है V से। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर भी क्या किया? जैसे इसको मैग्नीशियम और सल्फर मिला, ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फर ने C4AF पे अटैक किया और एक कंपाउंड बनाया, जिस कंपाउंड का वॉल्यूम क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ा तो अनसाउंडनेस कॉज किया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मैंने यहाँ पर ये भी मैकेनिज्म देख लिया कि कैसे मैग्नीशिया और सल्फर अनसाउंडनेस कॉज कराते हैं। ठीक है, और कैसे एल्यूमिना, मैंने बोला था कि एल्यूमिना क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, वो भी हमने यहाँ पर मैकेनिज्म डिस्कस किया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जो सल्फर का अटैक है, ठीक है, अटैक ऑफ सल्फर, अटैक ऑफ सल्फर on attack of sulfur on C4AF is less than C3A. Attack of sulfur on C4AS is less than C3A. यानी जो सल्फर का अटैक है वो सल्फर का अटैक C4AF पे कम होता है C3A की अपेक्षा। ठीक है, C4AF पे वो सल्फर का अटैक कम होता है C3A की अपेक्षा।
ये जो प्रॉपर्टी आ रही है, ये प्रॉपर्टी आ रही है इसमें मौजूद आयरन के कारण, एफ के कारण, जो आयरन यहाँ पे मौजूद है उस आयरन के कारण जो है ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये आयरन क्या कर रहा है, ये आयरन जो है इसको इनर्ट बना दे रहा है। इस इनर्टनेस के कारण क्या हो रहा है, इसका सल्फर का अटैक जो है इस पर कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपने एक चीज देखा, दो बातें यहाँ पे समझी, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो पहली बात ये समझी कि लगभग सेम है। तो यहाँ पर पहली बात ये समझी कि जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है, जो हाइड्रेशन का दर है, यानी जो वाटर से जो रिएक्शन करने की दर है वो C4AF की ज्यादा होती है C3A की तुलना में। दूसरी बात यह है कि जो सल्फर का अटैक है वो C4AF पे भी होता है और C3A पे भी होता है, लेकिन जो C4AF पे जो सल्फर का अटैक है वो अटैक कम होता है C3A की तुलना में। ओके, तो ये जो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी हैं, यानी यहाँ पर हमने दो बोक्स कंपाउंड पढ़ लिए, C3A और C4AF। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे हमने देखा कि ये कह रहा है कि जो C4AF है, C4AF का कोई इंजीनियरिंग यूज नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, ऐसे पूछ सकता है कि विच हैज नो इंजीनियरिंग यूज, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो कौन सा बोक्स कंपाउंड है, वो है C4AF। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कौन सा बोक्स कंपाउंड हार्मफुल है, विच ऑफ द बोक्स कंपाउंड इज हार्मफुल फॉर द सीमेंट, तो आप बोलेंगे कि वो कंपाउंड कौन सा है, C3A। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, ये यूजफुल नहीं है। यानी ये होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम C3A को नहीं चाहेंगे कि C3A बने, लेकिन C3A हमारे चाहने नहीं होता, C3A बनता ही बनता है। तो हम उसको जितना कम करा सकते हैं उसको कम कराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने क्या किया था, एल्यूमिना का जो कंटेंट है, एल्यूमिना का जो परसेंटेज है वो 3 to 8% रखा था, इसलिए एल्यूमिना का परसेंटेज हमने कम रखा था ताकि कम C3A फॉर्म हो। ठीक है, और कम C4AF फॉर्म हो। ओके, तो ये दो बोक्स कंपाउंड हमने यहां पर देखे। पहला देखा हमने C3A सेलाइट और हमने दूसरा देखा C4AF, ठीक है, फेलाइट। C3A का परसेंटेज था 4 to 14%, C4AF का परसेंट था 10 to 80%। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ जो इंग्रेडिएंट छोड़ रखे थे उनके मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लिए। हमने ये देख लिया कि ये दो बोक्स कंपाउंड कैसे सीमेंट को प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले बोक्स कंपाउंड को वहां पर डिस्कस करेंगे और जो मैकेनिज्म रह गया है उनको भी वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।